हेलो, गुड मॉर्निंग। अपन 12th क्लास का आवर्त पादपों में जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा। इससे पहले अपने पुष्प की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा है। पुष्प जो है आवर्त पादपों का लैंगिक जनन अंग है। कल अपने पढ़ा था पुष्प में पाए जाने वाले नर जननांग पुंकेसर के बारे में और मादा जननांग स्त्री केसर के बारे में। फिर अपने शुरू किया था पुमंग के बारे में। पुमंग जो है पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है। फिर पुंकेसर की संरचना हमने पढ़ी है। पुंकेसर की संरचना में देखिए हमने क्या पढ़ा बेटा। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर आवर्त पादपों में लैंगिक जनन। तो पुमंग में हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा कल। ये पुंकेसरों का समूह है, पुंकेसरों का समूह। और पुंकेसर क्या है? ये नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। नर जननांग है बेटा, इसमें 3 भाग होते हैं। ये कल पढ़ा चुके हैं पहले वाली क्लास में। पराग कोश जो स्वतंत्र सिरा है, पुतंतु जो पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ता है, और योजी। फिर बेटा कल इसमें मैंने बताया था ये जो पराग कोश है पुंकेसर का, जो पराग कोश वाला भाग है ये परागकोश है, ये पुतंतु है। तो परागकोश वाला जो भाग है कल बताया था इसे लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। परागकोश को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी या परागकोश एक ही चीज है। सुनिए, परागकोश को लघु बीजाणुधानी क्यों कहा है? क्योंकि इसी संरचना में, ये ही वो संरचना है जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है बड़ा? लघु बीजाणु बनेंगे। इसी में लघु बीजाणु का क्या होगा? निर्माण होता है। तो अपन अब ये पढ़ेंगे, लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे। लघु बीजाणुधानी के अगर अपन काट या सेक्शन काट के देखें तो इसकी संरचना किस प्रकार होगी बेटा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं बेटा, लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना। लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना। लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या लघु बीजाणुधानी को कहते हैं, हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए इधर लघु बीजाणु की जो लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उसका टीएस काटने पर बेटा कैसी दिखेगी? एक ऐसी संरचना दिखेगी। लघु बीजाणुधानी या परागकोश जो है इसका सेक्शन काटेंगे तो ये ऐसे दिखेगी बेटा। ये एक द्विपालित परागकोश की संरचना है। द्विपालित परागकोश है। कैसा है? द्विपालित परागकोश। द्विपालित परागकोश यानी बेटा इसमें 2 पालियां होगी, ये द्विपालित होगा। और मैंने बताया प्रत्येक पाली या कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानी होती। प्रत्येक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानी होगी। तो 2 कोष्ठ है या 2 पाली है तो कितनी लघु बीजाणुधानी होगी? 4 लघु बीजाणुधानियां होगी। देखिए बेटा इसकी संरचना अपन बनाएंगे, बाद में मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें होता क्या क्या है। लघु बीजाणुधानी की अपन संरचना पढ़े ना, तो इसमें पहली चीज बेटा अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की भित्तियां। लघु बीजाणुधानी की भित्तियां पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, इन भित्तियों के भीतर मर्दूतकी कोशिकाओं का एक सुसंबद्ध समूह होता है, उसे कहते हैं लघु बीजाणुजन ऊतक।
लघु बीजाणुजन उत्तक, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, तो इसे कहेंगे बेटा वॉल ऑफ एंथर या वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है बेटा, अपन पढ़ रहे हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना या अपन कहें पराग कोश की संरचना। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है उसको दो भागों में बांटा है। सबसे बाहर की ओर लघु बीजाणुधानी की भित्तियां होगी और लघु बीजाणुधानी की भित्तियों के बाद मर्दूतकी कोशिकाओं का एक सुसंबद्ध समूह होता है, उत्तक होता है। उस उत्तक को लघु बीजाणुजन उत्तक या माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले बेटा लघु बीजाणुधानी जो है, लघु बीजाणुधानी की भित्तियां पढ़ेंगे अपन। तो लघु बीजाणुधानी की भित्तियों में बेटा 4 भित्तियां आती है। लघु बीजाणुधानी की भित्तियां कितनी हैं? 4 भित्तियां हैं। चारों के नाम याद रखने हैं और उसमें क्या महत्वपूर्ण लक्षण है, उनके क्या कार्य हैं, ये आपको ध्यान रखना। बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखिए पहले नाम लिखना है, फिर अपन जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा था ये पेंडिंग है, इसको मैं डायग्राम से अपन समझेंगे। ठीक है, तो बेटा लघु बीजाणुधानी की भित्तियां सबसे बाहर की तरफ होती है बेटा बाह्य त्वचा या अधिचर्म, बाह्य त्वचा या अधिचर्म, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर से दूसरी जो भित्ति होती बेटा वो है अंतस्टिशियम, अंतस्टिशियम या इसको लिखता है बेटा एंडोथीशियम। बाहर से भीतर की तरफ तीसरी परत होगी मध्य परतें, मिडल लेयर्स, और सबसे भीतरी पर जो इंपॉर्टेंट है बेटा उसको कहते हैं टेपिटम। टेपिटम देखिए बेटा ये भित्तियां हैं। भित्तियों में आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बेटा? एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि एंथर या लघु बीजाणुधानी में 4 भित्तियां होती हैं। सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा है, तो ये बाहर सबसे बाहर है। सबसे बाहर कौन सी भित्ति होती है बेटा? बाह्य त्वचा, और सबसे भीतर की तरफ होती है टेपिटम। ये लाइन है। दूसरी चीज, बाह्य त्वचा जो है, बाह्य त्वचा अंतस्टिशियम और मध्य परतें हैं। बाह्य त्वचा, अंतस्टिशियम और मध्य परतें, बाहर की जो 3 परतें हैं वह इस लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा और पराग स्फुटन में सहायता करती है। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। तो ये क्या करती है? लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा, संरक्षण, सुरक्षा व पराग स्फुटन, सुरक्षा व पराग स्फुटन में सहायक। एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा बाह्य त्वचा, अंतस्टिशियम में मध्य परतें, तीनों परतों का सामूहिक कार्य लिखा हुआ है। ये तीनों परतें मिलकर लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करती हैं और पराग स्फुटन में सहायता करती हैं। वैसे बेटा इसमें बाह्य त्वचा के बारे में अगर आपको ध्यान रखना है, अभी मैं डायग्राम में बताऊंगा कि बाह्य त्वचा एक परतीय परत होती है, एक परतीय सबसे बाहरी है, सुरक्षा का कार्य करती है। अंतस्टिशियम जो है ये भी एक परतीय होती है, ये भी एक परतीय होती है। अंतस्टिशियम की परत में क्या होता है? इसमें अल्फा सेल्यूलोज का स्थूलन होता है, जिसके कारण अल्फा सेल्यूलोज के कारण ये वातावरण से नमी का अवशोषण करती है और इसकी प्रकृति क्या होती है? एंडोथीशियम की आर्द्रता ग्राही होती है जो पराग स्फुटन में सहायता करता है। अलग अलग कार्य बता रहा हूं मैं। मध्य परत एनसीईआरटी में वैसे नहीं दे रखा आपको जानकारी के लिए। मध्य परत 1 से 3 परतें स्तर होता है। ये मधुतकी कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य था भोजन का संग्रह। लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा इन तीनों परतों का समान कार्य, सामूहिक कार्य सुरक्षा और पराग स्फुटन में सहायक होती है। टेपिटम जो बेटा सबसे भीतरी स्तर है, सबसे भीतरी परत है। ये इंपॉर्टेंट है, टेपिटम के बारे में दे रखा है कि टेपिटम जो है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत है। ये क्या काम करती है बेटा? तो देखिए टेपिटम इंपॉर्टेंट है। टेपिटम, टेपिटम में बेटा एनसीईआरटी में 3-4 चीजें दे रखी हैं। पहली चीज बेटा ये सबसे बाहरी स्तर है, सॉरी सबसे भीतरी,
सबसे भीतरी आवरण या सबसे भीतरी भित्ति है। दूसरी चीज बेटा, ये विकासशील पराग कणों को पोषण देती है, इंपॉर्टेंट है। इसके भीतर क्या, लघु टेपिटम लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी भित्ति है। उसके अंदर की तरफ क्या होगा, लघु बीजाणुजन उत्तक होगा। आगे पढ़ेंगे अपन, लघु बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। इन्हीं लघु बीजाणुओं को पोषण कौन देगी, टेपिटम। तो विकासशील पराग कणों को, विकासशील पराग कणों को क्या प्रदान करता है बेटा, ये पोषण देना। दूसरा बेटा, इसके द्वारा कुछ पदार्थों का श्रावण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किन किन का श्रावण किया जाता है। एनसीईआरटी भी दे रखी है, लेकिन जानकारी के लिए बेटा आपको याद रखना है, ये प्रोयूबिस्काई का श्रावण करती है। यही प्रोयूबिस्काई क्या बनाता है, स्पोरोपोलेनिन बनाता है। यही प्रोयूबिस्काई स्पोरोपोलेनिन बनाता है, और ये स्पोरोपोलेनिन जो है पादपों में सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो पादपों में, ये स्पोरोपोलेनिन ही है। देखिए, जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनेमल है। अपने शरीर में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ क्या, इनेमल है, जो दांतों में पाया जाता है। पादपों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ जो प्रतिरोधक पदार्थ है वह स्पोरोपोलेनिन। आगे पढ़ेंगे अपन, स्पोरोपोलेनिन के कारण ही लघु बीजाणु जीवाश्म के रूप में पाए जाता है। ये स्पोरोपोलेनिन कौन बनाता है, प्रोयूबिस्काई से बनती है, और प्रोयूबिस्काई का श्रावण कौन करती है, टेपिटम करती है बेटा। ये एक एंजाइम स्रावित करती है बेटा, केलेस। आगे पढ़ेंगे केलेस का कार्य, ठीक है। केलेस का श्रावण, केलेस का श्रावण। एक और इंपॉर्टेंट है, पोलन किट या पराग किट। पोलन किट, या इसको कहेंगे अपन पराग किट का श्रावण करती है। पोलन किट का श्रावण भी टेपिटम करती है। ये पोलन किट क्या होता है, पराग किट क्या होता है बेटा, तो समझिए, पोलन किट जो है पक्षी और कीटों से परागित होने वाले पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें परागण के कारक कौन है, पक्षी हैं या कीट हैं, उनमें क्या होता है, उन पुष्पों के जो पराग कण है उनके चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पाउडर जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। उस पदार्थ को कहते हैं पोलन किट। तो पोलन किट किस में होता है बेटा, कौन से पुष्पों में, कीट परागित या पक्षी परागित, पक्षी व कीट परागित पुष्पों में। पक्षी व कीट परागित पुष्पों में पराग कण के चारों ओर, पराग कण के चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे कहते हैं पोलन किट। तो ये टेपिटम के बारे में बेटा इंपॉर्टेंट है। सबसे आंतरिक परत है लघु बीजाणुधानी की। इसका क्या कार्य है, ये विकासशील पराग कणों को पोषण देता है, स्पोरोपोलेनिन का श्रावण करता है, केलेस का श्रावण करता है, पोलन किट का श्रावण करता है। एनसीईआरटी में दे रखा है, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है और लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत है। अब एक बेटा यह क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, यदि लघु बीजाणुधानी से, लघु बीजाणुधानी की अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में टेपिटम को हटा दें, अपरिपक्व अवस्था में टेपिटम को हटा दें, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ना? तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा? टेपिटम को हटाएंगे तो टेपिटम जो कार्य कर रही वो प्रभावित होगा। टेपिटम को हटा रहे तो जो कार्य टेपिटम द्वारा किया जा रहा है वो कार्य प्रभावित होगा। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है बेटा? लघु बीजाणु को पोषण देना। तो जो पराग कण है या लघु बीजाणु है, पराग कण या लघु बीजाणु जो है बेटा क्या हो जाएंगे? विकसित नहीं होंगे, विकसित नहीं होंगे, अपरिपक्व ही रहेंगे। क्या रहेंगे? अपरिपक्व। क्लियर? समझ में आया? ये लघु बीजाणु धानी की भित्तियां समझ में आई बेटा? लघु बीजाणु की धानी की भित्तियां में 4 भित्तियां हैं बेटा।
बाहर से भीतर की तरफ, सबसे बाहर बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से, उसके भीतर दूसरे नंबर के अंतःस्थीसियम है, एंडोथीसियम है, तीसरी मध्य परतें हैं और चौथी टेपिटम है। टेपिटम के बारे में आपने पढ़ा है बेटा, ये कार्य टेपिटम द्वारा किया जाता है। अब दूसरा बेटा लघु बीजाणुजन उत्तक। भित्ति अपन लघु बीजाणु धानी की संरचना ही पढ़ रहे हैं। पहला था भित्तिया और दूसरा क्या था बेटा, लघु बीजाणुजन उत्तक। लघु बीजाणुजन उत्तक, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। देखिए बच्चों, लघु बीजाणुजन उत्तक टेपिटम के भीतर की तरफ, लघु बीजाणुधानी में टेपिटम के भीतर की तरफ क्या होगा, टेपिटम के अंदर, टेपिटम के अंदर की ओर बेटा मर्दूतकी कोशिकाओं का, मर्दूतकी कोशिकाओं का एक पुंज या समूह होगा। पुंज या समूह होता है। देखिए बेटा, मर्दूतकी कोशिकाओं का पुंज या समूह है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा सजातीय कोशिकाओं का समूह है। टेपिटम के भीतर की तरफ सजातीय कोशिकाओं का सुसंबद्ध पुंज या समूह होता है बेटा। इसी सुसंबद्ध पुंज या कोशिकाओं के समूह को बेटा क्या कहते हैं, लघु बीजाणुजन उत्तक। एक चीज और बेटा इसमें ध्यान रखना है, ये लघु बीजाणुजन उत्तक जो है लघु बीजाणुधानी की अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में स्थित होता है। परिपक्व अवस्था में तो लघु बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाती है, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करके अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो ये क्लियर यहां तक। लघु बीजाणुजन उत्तक क्या है, टेपिटम के भीतर की तरफ लघु बीजाणुधानी में, यानी कि लघु बीजाणुधानी की भित्तियां पूरी हो जाती है टेपिटम तक, फिर उसके भीतर अभी डायग्राम में पढ़ेंगे अपन समझेंगे, उसके भीतर लघु बीजाणुधानी की अपरिपक्व अवस्था में सजातीय कोशिकाओं का एक सुसंबद्ध पुंज या समूह होता है, इसे लघु बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। तो इसमें लघु बीजाणुजन उत्तक द्वारा क्या होता है बड़ा, तो आप लिखेंगे लघु बीजाणुजन उत्तक, इसकी प्रत्येक कोशिका परिपक्व अवस्था में, इसकी प्रत्येक कोशिका किसका कार्य करती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। द्विगुणित होगी बेटा, ये टेपिटम वगैरह सारे क्या है, द्विगुणित है बेटा। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। आगे पढ़ेंगे अपन लघु बीजाणु जनन में कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। एक लघु बीजाणु धानी, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होगी, मियोसिस होगा, जिससे अगुणित लघु बीजाणु बनेगा। एक चीज बेटा यार, सूत्र गुणिता, सूत्र गुणिता जो है द्विगुणित, बाह्य त्वचा की सूत्र गुणिता बड़ा, इन सभी कोशिकाएं द्विगुणित होगी, अंतःस्थीसियम द्विगुणित होगी, मध्य परतें भी द्विगुणित होगी। एक इंपॉर्टेंट बेटा, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये बहुगुणिता दर्शाती है, ये मिस हो गई थी, ये याद रखना, ये बहुगुणिता दर्शाता है। एक चीज और बेटा, टेपिटम, टेपिटम का जो ये कोशिकाएं हैं बेटा, ये सघन जीव द्रव्य युक्त, इसमें जीव द्रव्य सघन होगा और अब बहु केंद्र की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड बहु केंद्र की होती है, ये ऐड कर देना। टेपिटम की सभी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य वाली होगी और बहु केंद्र की होती है, और टेपिटम की जो सूत्र गुणिता है वह बहुगुणित प्रकार की होती है। तो ये अपने हो गया बेटा बीजाणु, लघु बीजाणुजन उत्तक। तो ये बेटा लघु बीजाणुधानी की संरचना थी। चलिए अब अपन डायग्राम देखते हैं बेटा, डायग्राम से समझते हैं। देखिए सबसे बाहर की तरफ मैंने क्या बताया बेटा, सबसे बाहर होती है अधिचरण,
एक परती है, एक परती बाह्य त्वचा है, इसको कहेंगे बेटा ये है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, सबसे बाहरी आवरण है। इसके भीतर की तरफ होगी बेटा एक परतीय अंतःस्थिशियम। इस अंतःस्थिशियम में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, वैसे एनसीईआरटी में आपके नहीं दे रखा है, जानकारी के लिए बेटा इनकी कोशिकाओं में यह है एंडोथीशियम, ये दूसरी परत है एंडोथीशियम या अंतःस्थिशियम, एंडोथीशियम या अंतःस्थिशियम। इसकी क्या विशेषता होती है बेटा, इसमें बेटा इनकी कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज होता है, इनकी कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियां उपस्थित होती हैं। ये अल्फा सेल्यूलोज क्या करता है, वातावरण से नमी ग्रहण करता है, वातावरण से नमी ग्रहण करेगा, और वातावरण से नमी ग्रहण करेगा ये क्या, इसकी प्रकृति जो है बेटा आर्द्रता ग्राही होती है, और यही आर्द्रता ग्राही प्रकृति किसमें सहायता करती है, पराग स्फुटन में। यही आर्द्रता ग्राही प्रकृति जो है पराग स्फुटन में सहायता करती है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पहले की तीन परतें, बाहरी पहले की तीन परतें, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम और मध्य परतें लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा और पराग कणों के पराग स्फुटन में सहायता करती है और पराग कणों को मुक्त करवाती है। नेक्स्ट परत जो है बेटा ये मध्य परतें हैं, जो एक परती हो सकती है, दो परती हो सकती है, तीन परती हो सकती है। एक परती हो सकती है बेटा, दो परती हो सकती है और तीन परती हो सकती है। ये इसके भीतर, इनके भीतर ये होता है लघु बीजाणुजन ऊतक, ये लघु बीजाणुजन ऊतक अपरिपक्व अवस्था में। ये बेटा मध्य परतें हैं। मध्य परत में क्या है, ये एक से तीन परती होता है, एक से तीन परती हो सकता है, और इसका मुख्य कार्य क्या था, भोजन संग्रहण करना। देखिए पराग कणों को, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है टेपिटम, और इस लघु बीजाणुधानी पराग कोष में भोजन का संग्रहण मध्य परतें जो है एक से तीन परती होता है, मधुतकी कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा भोजन का संग्रहण किया जाता है। सबसे भीतरी परत है ये टेपिटम है, ये टेपिटम है, इसके बारे में मैं लिखा चुका हूं बेटा अलग से, अपने पढ़ा है टेपिटम के कार्य पढ़ा है, टेपिटम की कोशिकाएं कैसी होती हैं। टेपिटम के भीतर की तरफ एक सुसंबद्ध कोशिकाओं का समूह होता है, इसे कहते हैं बेटा लघु बीजाणुजन ऊतक। लघु बीजाणुजन ऊतक क्या है ये भी हमने पढ़ रखा है। तो देखिए ये लघु बीजाणुधानी या पराग कोष की संरचना बेटा, इसमें दो पालियां हैं, एक पाली बाई पाली, दाई पाली, ये बाई पाली और ये दाई पाली। प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां हैं, तो एक परागकोष में चार लघु बीजाणुधानियां हैं। तो बेटा आज अपने पढ़िए लघु बीजाणुधानी की संरचना, नर जनांग जो है पादप में वो पढ़ा है, लघु बीजाणुधानी, इसकी भित्तियां और लघु बीजाणुजन ऊतक, फिर अपना पढ़ा इसकी कोशिकाएं और लघु बीजाणुजन ऊतक के बारे में पढ़ा है, और ये लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो इसके आगे अपन कल लघु बीजाणुजनन, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट आगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुधानी की संरचना के बाद में बेटा अपना टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हाँ बड़ा आए इधर देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ा है पहले कि जो लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी के भीतर की तरफ लघु बीजाणुजन ऊतक होता है, लघु बीजाणुधानी के भीतर की तरफ लघु बीजाणुजन ऊतक होता है, पढ़ा था बेटा इससे पहले लघु बीजाणुजन ऊतक और लघु बीजाणुधानी की भित्तियां। तो लघु बीजाणुजन जो ऊतक है, इसकी प्रत्येक कोशिका
लघु बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु के निर्माण करने हेतु सक्षम होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, लघु बीजाणु के निर्माण में लघु बीजाणु दानी की प्रत्येक कोशिका किसमें सक्षम है? लघु बीजाणु निर्माण हेतु। तो लघु बीजाणु निर्माण हेतु लघु बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका सक्षम होती है। अतः ये कोशिकाएं किसका कार्य करती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो अपन ये कह सकते हैं कि लघु बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य कर सकती हैं, करती हैं और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, नाम से लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो इससे लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। देखिए लघु बीजाणु जन उत्तक जो है, मैंने कहा था द्विगुणित होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी द्विगुणित है, तो इसे अगुणित लघु बीजाणु कौन से विभाजन द्वारा बनेंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। तो आइए बेटा, लघु बीजाणु जनन क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में क्या होगा बेटा? ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, जो कैसी है बेटा? द्विगुणित है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट 2 कोशिकाएं बनेगी बेटा, फिर मियोसिस सेकंड होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड, चार लघु बीजाणु बनेंगे बेटा, और चारों लघु बीजाणु जो है बेटा आपस में जुड़े होंगे। ये क्या है बेटा? लघु बीजाणु। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये चारों लघु बीजाणु तो अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं? तो अपन कहेंगे चारों लघु बीजाणु आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। 4 हैं, इसलिए इसको कहते हैं बेटा लघु बीजाणु चतुष्क। इनको क्या कहेंगे? लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क कहलाएगा। अब बेटा यह इंपॉर्टेंट है, लघु बीजाणु चतुष्क में जो लघु बीजाणु चारों जुड़े हुए हैं वह कौन से रसायन द्वारा जुड़े हुए हैं? ये हैं भित्ति इनकी जुड़े हुए आपस में, तो ये बेटा केलोस हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? केलोस द्वारा चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़कर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करते हैं। तो यहां पर बेटा 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, लघु बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु निर्माण हेतु क्या होती है? सक्षम है। लघु बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु के निर्माण हेतु सक्षम है और किसका कार्य करती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगे। चारों लघु बीजाणु आपस में केलोस द्वारा जुड़े होते हैं, इस कारण से लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब देखिए लघु बीजाणु चतुष्क जो बनता है बेटा अधिकांश आवर्त बीजियों में, अधिकांश आवर्त बीजियों ने ये लघु बीजाणु चतुष्क हैं। ये मैंने जो बनाया बेटा कैसा? सम चतुष्क, समद्विपार्श्विक है। दूसरे प्रकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है वह होता है सम चतुष्क फलकीय। तो लघु बीजाणु चतुष्क 2 प्रकार के होते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क, ये याद रखना बेटा, लघु बीजाणु चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है दो प्रकार के हैं। एक है बेटा सम चतुष्क फलकीय, और दूसरा है समद्विपार्श्विक। सम चतुष्क फलकीय और समद्विपार्श्विक। आइसो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्क फलकीय, टेट्राहेड्रल
और दूसरा बेटा आइसो बाइलेटरल। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, देखिए लघु बीजाणु चतुष्क जो दो प्रकार के कैसे है बेटा, समचतुष्फलकीय में चतुष्फलकीय रूप में लघु बीजाणु जो व्यवस्था होगी इनकी बेटा चतुष्फलकीय रूप से होगी। देखने में अपन बाहर से देखेंगे तो इसमें 3 ही लघु बीजाणु दिखेंगे, लेकिन कितने लघु बीजाणु होते हैं इसमें? 4 लघु बीजाणु बेटा, 1 2 3 और 1 पीछे हैं। तो ये समचतुष्फलकीय लघु बीजाणु है। ये किन पादपों में होता है? तो बेटा समचतुष्फलकीय जो है द्विबीजपत्री जो पादप हैं, द्विबीजपत्री पादपों के लघु बीजाणु चतुष्क जो होंगे कैसे होते हैं? समचतुष्फलकीय होते हैं। समद्विपार्श्विक चतुष्फलकीय कैसा होगा बेटा? ये ऐसे समद्विपार्श्विक होंगे, समान रूप से दोनों पार्श्वों में दो दो लघु बीजाणु होते हैं, आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? केलोस द्वारा। ये समद्विपार्श्विक है। इसका उदाहरण है बेटा एक बीजपत्री पादप के जो लघु बीजाणु चतुष्क हैं वो क्या होंगे? समद्विपार्श्विक। द्विबीजपत्री पादपों के लघु बीजाणु समचतुष्फलकीय होता है, एक बीजपत्री पादपों के लघु बीजाणु कैसे होंगे? समद्विपार्श्विक। तो ये बेटा लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु के प्रकार। तो लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया। इसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे आगे, ये देखिए जो लघु बीजाणु है बेटा, लघु बीजाणु केलोस द्वारा जुड़े हुए हैं। मैंने बताया था बेटा कि टेपिटम जो है केलेस का श्रवण करती है, वही टेपिटम द्वारा श्रावित केलेस जब परागधानी या लघु बीजाणु धानी परिपक्व होगी तो इस केलोस जो परत है इस केलोस को केलेज एंजाइम बोलेगा और ये चारों लघु बीजाणु क्या होंगे? पृथक हो जाएंगे। केलोस घुलने के पश्चात जब ये चारों लघु बीजाणु पृथक होंगे तो उसे अब लघु बीजाणु की जगह अपन कहेंगे परागकण। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा अपने परागकण।